नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू, नमस्कार। सर, म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर पर जिस तरह से गोल्डन ट्रायंगल बना हुआ है फ्रॉड का, और बहुत सारे भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। दरअसल ये वहां चल क्या रहा है और कौन लोग जिम्मेदार हैं इन लोगों को वहां पर बंधक बनाकर रखने के लिए? अंजू देखिए, एक सबसे बड़ी चीज होती है कि दुनिया के दो बहुत बड़े जो ड्रग तस्करी के क्षेत्र हैं उनको गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। गोल्डन क्रेसेंट है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसको आज के लिए हम पीछे छोड़ते हैं। और दूसरा है गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रग बनाने वाला, ड्रग को पेडल करने वाला क्षेत्र है। उसके बाद यहां पर एक चीज और हो गई है कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी बहुत जबरदस्त तरीके से इन्वॉल्व है। अब ये जो करंट जो चीज सिचुएशन है वो ये है कि वहां पर वो लोग क्या करते हैं कि ये कई देशों के लोग बच्चों को खास करके नौकरी का प्रलोभन देते हैं, अच्छी सैलरीज देते हैं। अगर वो प्रलोभन लाओस के लिए या म्यांमार के लिए होगा तो शायद उसको लेंगे नहीं लोग। तो वो प्रलोभन दिया जाता है कि आपको थाईलैंड में, बैंकॉक में, फुकेट में अच्छी अच्छे शहरों में अच्छी तनख्वाह के साथ नौकरी मिलेगी, और वो नौकरी कहीं ना कहीं आईटी के साथ रिलेटेड होगी। तो उन लोगों को वो उठाते हैं। आईटी के साथ रिलेटेड क्यों होगी ये मैं आगे थोड़ा बताता हूं आपको। अब उनको वो यहां से नौकरी का झांसा देते हैं। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उनके पासपोर्ट पे कब्जा कर लेते हैं और उनको यातनाएं देते हैं और उनको शिफ्ट मूव कर देते हैं म्यांमार के अंदर। और म्यांमार में एक बहुत जबरदस्त इन्होंने सेटअप बना के रखा हुआ है। और उस सेटअप से ये जो बच्चे लेकर के आए हैं जो कि आईटी सेवी हैं, इसीलिए मैंने आईटी का नाम लिया था पहले, आईटी सेवी बच्चों को जो जो साइबर क्राइम्स है वो साइबर क्राइम करने पर मजबूर करते हैं। 16 से 18 घंटे इनसे काम कराया जाता है, इनको यातनाएं दी जाती हैं। अगर ये टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो इनको करंट, इलेक्ट्रिक शॉक्स, मतलब अमानवीय इनके साथ यातनाएं होती हैं। और ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब ये निकल करके कैसे आया, इसमें भारत के लगभग 800 बच्चे, हो सकता है और भी हो, 800 बच्चों की हमारे पास खबर है। तो वहां एक बीड शहर है महाराष्ट्र का, वहां के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को वहां से एक वीडियो के मार्फत या किसी और तरीके से उसने उसने बताया कि किस प्रकार से ये चीज हो रही है, और फिर ये कहीं निकल करके सामने आया। उसके अलावा भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश और भी कई जगहों से बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके अंदर फंसे हुए हैं। अब जो क्राइम्स इनसे कराए जाते हैं, हर किस्म के क्राइम कराए जाते हैं कि आप किसी का पैसा गायब कर लो, किसी को। इवेंचुअली ये तमाम जो पैसे की जो जो मूवमेंट, ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के टेरर फंडिंग में ये पैसा इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये ड्रग का जो जो बहुत बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग का, ड्रग पेडलिंग का केंद्र बना हुआ है गोल्डन ट्रायंगल, ये पुरानी अभी की बात नहीं है, दशकों से यहां पर ये पूरी दुनिया का सेंटर है। और एक चीज मैंने आपको गोल्डन क्रेसेंट का मैंने क्यों बताया, उसको भी समझने की जरूरत इसलिए है कि भारत भौगोलिक रूप से इन दोनों इलाकों के बिल्कुल बीच में है। तो भारत को एक ट्रांजिट की तरह ये लोग कहीं ना कहीं प्रयोग करने का कोशिश करते हैं, भारत के पोर्ट्स का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले असम में और मणिपुर में, मेघालय में कई कई इस प्रकार के कई लोग पकड़े गए हैं, और उनके साथ ड्रग्स बहुत ज्यादा मात्रा में बरामद हुई है, वहां तक लाते हैं और फिर वहां से वो ड्रग्स पूरे भारत में भेजी जाती हैं। तो ये जो वजह है दोनों गोल्डन क्रेसेंट और ट्रायंगल के बीच में भारतवर्ष का फंसा हुआ होना, भौगोलिक रूप से फंसा हुआ नहीं कहूंगा, भौगोलिक रूप से स्थित होना, तो वो उनको इसलिए प्रेरित करता है कि आप यहां से उसको करें। एक कारण उसका और है कि वो चाहते हैं कि भारत के लोगों में भी ड्रग एडिक्शन हो, भारत में इस प्रकार के ड्रग्स को फैलाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आजकल ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे किस प्रकार से यहां से थाईलैंड से निकल करके म्यांमार होते हुए बांग्लादेश, बंगाल होते हुए ये पूरे भारत में इस प्रकार की चीजों को फैलाए जाने का मुझे लगता है प्रयास किया जा रहा है। और इसको सही समय पर हमने अभी अभी पकड़ में आया, तो अब इसका निश्चित रूप से कोई डेफिनेटिव एक्शन लेना पड़ेगा। एक एक चीज बहुत जरूरी होती है, हमारे युवाओं को
अभी अपने इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अवेयरनेस उनको बहुत होनी चाहिए। आपको अगर लग रहा है कि अचानक से कोई 70-75 हजार रुपए या 1 लाख रुपए की आपको सैलरी दे रहा है, आप सिर्फ एक आईटी ऑपरेटर हैं, तो उसमें आपको दिमाग में थोड़ी घंटी बजनी चाहिए। आपको ये भी मालूम है कि ये गोल्डन ट्रायंगल है, ये गोल्डन क्रेसेंट है, यहाँ पर अधिकतर चीजें जो होती हैं वो इलीगल होती हैं। तो वहां किसी प्रकार का ऐसा नौकरी या कोई एक्सेप्ट करने से पहले मुझे लगता है कई दफा सोचना और उसको पूरी तरह से ठोक बजा लेना आवश्यक है। सर, जैसे आपने बताया ना कि ये महाराष्ट्र का बीड़ का लड़का है जिसने अपनी पत्नी को सारी जानकारी दी, तो आप ये सोचो कि नासिक में जब वो टीसीएस वाला मामला सामने था, कन्वर्जन रैकेट, उसमें भी ये बात सामने आई थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, कि बहुत सारे लोगों को मलेशिया, थाईलैंड में नौकरी का लालच दिया गया था कि आपको वहां ट्रांसफर किया जाएगा, और वहां भेजने की तैयारी भी थी। तो क्या पता ये सारे लोग भी इसी तरह के रैकेट्स में फंसकर वहां पहुंचे हो, और वो टीसीएस अगर समय पर उसका खुलासा नहीं होता सर, तो वहां की बहुत सारी लड़कियां यहां पहुंच जाती। अंजू देखिए, मैं टीसीएस अगर आप बात कर रहे हैं तो टीसीएस मेरे हिसाब से टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर कि इस प्रकार का काम चल रहा है। देखिए, ये पाकिस्तान की और इनकी बहुत पुरानी ख्वाहिश है। गजवाए हिंद बहुत पुरानी ख्वाहिश है, और उस चीज को भी ये बुना करके और उस चीज का इनको झांसा दे करके भी ये बाहर भेजने का प्रयास करते हैं। आप कोई भी प्रलोभन दें, यही मैं कहना चाह रहा था थोड़ी देर पहले भी, कि प्रलोभन में ना आए। कोई आपको बाहर सर्विस करने के लिए कोई मनाही नहीं है, बच्चों को जाना चाहिए, क्यों ना जाएं, लेकिन प्रलोभन में आकर के गलत लाइन को ना चुन लें। तो ये जो टीसीएस में हो रहा था या और कई कंपनियों में इस प्रकार की बातचीत चल रही होगी, निश्चित रूप से एक बहुत बड़े कैनवस का हिस्सा है। और वो दो चीजें इसमें इन्वॉल्व रहेंगी, एक तो उनको बाहर ले जाकर के उनका एक्सप्लॉयटेशन करना, और दूसरी चीज है कि ये जो फंड्स हो रहे हैं उनको टेरर फंडिंग में इस्तेमाल में लाना। तो उनको धार्मिक रूप से ब्लैकमेल करके उनको कह कह के कि आप अगर ये कर लेंगे तो आपको बहुत बेहतर, आपको नौकरी थाईलैंड में आ सकता है, कोई भी बच्चा प्रलोभन में तो वहां दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा भारी रैकेट चल रहा है, और उसमें हमारे अंदर, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें पूरी तरह से लिप्त हैं, इन्वॉल्व हैं, और उनके वो भी ये चाहते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से इस चीज को और बढ़ावा दिया जाए। और ये किसी धर्म विशेष, जाति विशेष की बात नहीं है। यहाँ के जो आम लोग हैं उनको उनको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल साधारण सी बात है, पहले आप सोशल मीडिया पर एक एडवर्टाइजमेंट आएगा, उस एडवर्टाइजमेंट के बाद आपको बताया जाएगा कि आपको बैंकॉक में 70,000 रुपए की सैलरी के हिसाब से मिल गया है, और फिर जैसे मैंने बताया पहुंचते साथ ही आपका वो पासपोर्ट वीजा हथिया लेंगे। फिर आपको बॉर्डर कार्ड दिया, एक कार्ड बना रखा है इन्होंने, एक वो बॉर्डर कार्ड देके आपको म्यांमार में ये अंदर अंदर घुसा देते हैं। उसके बाद वहां ये पूरी कहानी शुरू होती है कि आपको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, और उस एक्सप्लॉइटेशन में आपके थ्रू, वो नहीं कर रहे हैं काम, फायदा उनका हो रहा है, फंड वो बना रहे हैं, लेकिन आपको प्रयोग में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये शब्द का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करके, और आपसे साइबर क्राइम, साइबर ठगी करवाई जा रही है, ताकि आप वो उस चीज को ओवरऑल टेरर फंडिंग के लिए ये लोग उसको इस्तेमाल कर सकें, और भी अपने जो गोल्डन ट्रायंगल है उसमें जो ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को है, उसको और बढ़ावा देने के लिए उस पैसे का प्रयोग किया जा सके। सर, जैसे हमारे देश में जामताड़ा एक जगह है, ये मेवात नूह का इलाका है जहां पर साइबर क्राइम बहुत धड़ल्ले से होता है। मेवात नूह का इलाका तो वो है जहां पर पुलिस भी पहले जाने से डरती थी, क्योंकि ये बोल देते हैं हमारा इलाका है। तो उसी तर्ज पर साइबर क्राइम के लिए ये म्यांमार में इन्होंने एक नया अड्डा बना लिया है सर। तो इनके तो आपस में तार भी होंगे। हमारे हर रोज फोन पर ऐसे फ्रॉड कॉल्स आते हैं सर, कितने लोगों के साथ उनके खाते ही खाली हो जाते हैं। तो ये सब कुछ वहां से ऑपरेट होता होगा, और उनके तार इन लोगों से भी जुड़े होंगे सर, ये मेवात वाले और जो जामताड़ा में हुआ सब कुछ। बिल्कुल होंगे नहीं, मैं आपको कह सकता हूं कि बिल्कुल इसको और दूसरी तरीके से समझने की आवश्यकता है। अगर ये तार यहां से जुड़े हुए नहीं होते तो इतनी आसानी से इस काम को क्रियान्वित करने में कर नहीं पाते आप।
तो जिस आसानी से वो यहाँ के लोगों को घेर करके और वहां ले जा पा रहे हैं, तो वो तमाम चीजें एक बड़े कैनवस का मेरे हिसाब से हिस्सा है। और यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से इसमें मिले हुए हैं। और इसीलिए ये भी समझना आवश्यक है कि जो पश्चिमी जो हमारी सीमाएं हैं वहां से भी लोग आ रहे हैं, और उसका जो टोटल मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान, क्योंकि आप देखिए गोल्डन क्रेसेंट का वो पाकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और सारी दुनिया की ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग पेडलिंग का, और उसको वहां से मूव करके और दूसरे पूरी दुनिया में भेजने का बहुत बड़ा अड्डा जो है वो पाकिस्तान है। और वही लोग हैं, उनके देखिए दोनों चीजें उनको 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 चाहिए। भारत में अस्थिरता फैलाना, भारत में गड़बड़ी करना, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, वो सब उसके हिस्सा हैं। और उसके बाद आपको धर्मांतरण करने का प्रयास करना, और उसी धर्मांतरण का प्रलोभन देकर के कि अगर आप ये कर लेंगे तो आपको थाईलैंड में या कहीं और बहुत बेहतर नौकरी दी जाएगी। तो ये तमाम चीजें एक एक आपस में निश्चित रूप से मिली हुई हैं। और इनको बार बार ये मैं कहता हूं कि अगर इन चीजों के ऊपर पूरी तरह लगाम लगानी है, तो जो अपने देश के अंदर इकोसिस्टम बना हुआ है उस इकोसिस्टम को बस्ट करने की बहुत सही प्रकार से आवश्यकता है। और कोई ऐसे इलाके ना हो, जैसा आपने अभी कहा नूम और मेवात के इलाके में पुलिस भी नहीं जाती थी, ऐसे इलाके, ऐसे घेटोस, इस प्रकार की जगह बनने न दी जाए। कोई जगह ऐसी नहीं हो जहां पर कि आपका जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र है वो ना पहुंच पाए। तो इसको यहीं से मुझे लगता है घेरने की और इरेडिकेट करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज लिटरेसी और अवेयरनेस। लिटरेसी पढ़ाई वाली लिटरेसी नहीं, लिटरेसी अबाउट ये जो जितने भी काम चल रहे हैं उनके बारे में, और अवेयरनेस का होना। और हर बच्चे का अपना खुद का भी विचार होना चाहिए कि अचानक से उसके पास इतना बड़ा ऑफर आया, क्या ये सही है? तो ये समझने की जरूरत है। सर, आपको याद होगा कि म्यांमार का जिक्र तब भी आया था जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था चुनाव आयोग पर। एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शायद पिछले साल 7 या 8 अगस्त के आसपास। तब कहा गया था कि जो पीडीएफ फाइल उन्होंने तैयार की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी, वो म्यांमार से अपलोड हुई थी। तो वहां पर तो इस तरह के धंधे चलते हैं, और कौन सी बड़ी बात है कि अगर वो सच में वहीं से आई हो। बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, इसको आप दावे के साथ आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये पूरी तरह से संभव है। जब आपको किसी झूठ का सहारा लेना है और जब आपको कोई इस प्रकार का दावा करना है और आप नहीं चाहते कि आप वो दावा आपके आपके यहाँ किसी ऑफिस से हुआ या आपके किसी सपोर्टर के थ्रू हुआ, तो आप इस प्रकार की चीजें, क्योंकि ये हो रही है दुनिया को, सारे विश्व को पता है कि आईटी क्राइम का एक बहुत बड़ा एपिसेंटर जो है वो म्यांमार में है। तो हो सकता है वहां पर उन्होंने वहां से इसको अपलोड करवाया हो, संभावना है। कोई आरोप नहीं, लेकिन संभावना निश्चित रूप से है। और इतना मैं आपको बता सकता हूं कि जब तक आप अगर एक राजनीतिक दल हैं और एक बहुत बड़े बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं या सर्वे सर्वा हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो भी एक बात आप कह रहे हैं, जो भी आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, वो पूरी तरह से तथ्यात्मक और सही तरह से तौल के लगाने की जरूरत है। आपके शब्द की, आपके 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 आरोप की बहुत बड़ी ताकत है, और वो बहुत लोगों का सपोर्ट आपको हासिल है। तो आप इसको, हर चीज को ये सोच करके देखें कि क्या ये राष्ट्र हित में है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को कहीं ना कहीं कुछ कुछ क्षेत्रों में ये चीज जो है वो उसके ऊपर विचार पूरी तरह से मेरे को लगता है नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि आप अपना काम करने के लिए ऐसे ज्यादा इतने खतरनाक जो आईटी क्राइम, साइबर क्राइम का हब है, उसका भी लाभ आप ले सकते हैं। अगर ये सच है तो उसका लाभ आप लेने का प्रयास करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत ज्यादा गलत चीज है। लेकिन सर, जैसे ये नागरिक हमारे फंसे हुए हैं, 800 से 1000 इनकी तादाद हो सकती है। कहा जा रहा है कि और देशों के लोगों को भी यहाँ पर लाया गया है और ये सारे साइबर क्राइम उनसे करवाए जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में मेरे ख्याल से करीब करीब 1 महीने पहले म्यांमार के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे। एनएसए अजीत डोभाल से भी उनकी मुलाकात हुई थी और हमारे प्रधानमंत्री से भी। तो उस दौरान आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा जरूर उठा होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित। देखिए, आपको एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि जो म्यांमार की इंटरनल डायनामिक्स है, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल डायनामिक्स है। और वहाँ पर कई सारे ऐसे विद्रोही गुट हैं, आर्म्ड विद्रोही गुट हैं, जो कि अलग-अलग तरीके से काम कर रहे हैं। और उनमें से अधिकतर जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के और सरकार के खिलाफ काम करते हैं। खास करके जो रखीन प्रोविंस है, उनकी साउथ, जो बांग्लादेश के साथ
टच होती है और फर्दर साउथ में जाती है, वहां पर ये पूरी तरह से सक्रिय हैं। और इनके बारे में निश्चित रूप से देखिए, एक सबसे बड़ी चीज वहां पर है कि जो रोहिंग्या मुसलमानों का इन्फ्लक्स भारत में हो रहा है, हमको इंडो म्यांमार बॉर्डर के बारे में एक चीज समझनी पड़ेगी। हमारा 1968 का इंडो म्यांमार के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, उसको कहते हैं फ्री मूव रेजिम। उसका अर्थ यह है कि उस समय, अब तो कम कर दिया इन्होंने, उस समय 40 किलोमीटर, क्योंकि आधा परिवार इधर है आधा परिवार उधर है, तो लोग एक साथ एक दूसरे को जानते हैं, तो 40 किलोमीटर तक आपको किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं थी, आप फ्रीली मूव कर सकते थे, इसीलिए फ्री मूव रेजिम थी। तो वो फ्रीली मूव होता था, उसके चलते बहुत सारे लोग, बहुत सारा इस प्रकार का हरकत, जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया की जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और अब जो उनको उनके ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, वो सब इस फ्री मूव रिजीम ने उनको फैसिलिटेट किया। फैसिलिटेट मतलब उसकी वजह एकमात्र वो नहीं है, लेकिन उससे उनको आसानी हुई इस प्रकार से, चाहे वो ड्रग पेडलिंग हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, या और भी कोई किसी किस्म की चीज हो, या रोहिंग्यास का भारत में आना आना हो, ये तमाम चीजें उससे फैसिलिटेट। अब इनको इन्होंने थोड़ा सा खड़ा किया है, और मेरे ख्याल से वो 40 किलोमीटर को तो 16 किलोमीटर कर दिया है, और उसके अलावा और इसके ऊपर। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये जो समस्या हमको नजर, तो इन तमाम चीजों के ऊपर दोनों के बीच में निश्चित रूप से बातचीत हुई होगी। जो रखिन प्रोविंस में जो एक्टिविटी हो रही है, वहां जिस प्रकार से अमेरिका और अमेरिका की डीप स्टेट इंटरेस्ट वहां पर ले रहे हैं, बांग्लादेश को किस तरह से अमेरिका ने प्रेशराइज करके उस पर दबाव चला करके, और जो वहां पर विद्रोही हैं उनके लिए हथियार भेजने का भी एक एक मुहिम चलाई थी, तो वो तमाम चीजें इस बात को दिखाती हैं कि ये इतनी ऐसी प्रेजेंस चीन की भी, अमेरिका की भी, उनका इन्फ्लुएंस, ये भारत की सुरक्षा की दृष्टि से काफी खतरनाक होने की संभावना है। तो इसके ऊपर भी निश्चित रूप से बात हुई होगी। और जो अराकान आर्मी है, या अराकान लिबरेशन आर्मी है, सैल्वेशन आर्मी, तो वो इनके बारे में भी श्योरली उनसे निश्चित रूप से बातचीत हुई होगी। देखिए, दो अलग अलग किस्म की वहां पर विद्रोही गुट हैं जो कि आर्म्ड हैं। एक विद्रोही, और शायद वो एक दूसरे के भी खिलाफ हैं। जो अराकान आर्मी है, उसका भारत के साथ मेरे हिसाब से अच्छा तालमेल है, और हम उनके उनको उनके साथ हमारी बातचीत भी है, और वो हम कहीं भारत के शत्रु मुझे लगता है नहीं है। ये सिर्फ इतना मेरे हिसाब से समझ लेना काफी होगा। लेकिन जो ये जो रखिन प्रोविंस में अराकान सैल्वेशन आर्मी है, वो सैल्वेशन आर्मी जो है वो खतरनाक है, और वही मुझे लगता है उस जगह पर अस्थिरता फैला रहे हैं, और भारत की सुरक्षा के लिए एक एक इशू है। और इस वजह से इस पर निश्चित रूप से कोई ना कोई बातचीत हुई होगी। जो हमारे लोग वहां हैं, जिनको आपने बंधक बना रखा है, जिन पर आप बिजली के झटके दे दे करके उनको यातनाएं दे रहे हैं, और उनसे क्राइम करवा रहे हैं। आप नौकरी नहीं, सिर्फ यातना ही नहीं है, क्राइम आप उनसे करवा रहे हैं। आप उनसे साइबर ठगी करवा रहे हैं, आप साइबर क्राइम्स करवा रहे हैं, उनसे पैसा जनरेट करवा करके उसको टेरर फंडिंग में, उसको प्रयोग में ला रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि इसके बारे में निश्चित रूप से गहरी और बड़ी बातचीत हुई होगी, और आपको इसके कुछ परिणाम देखने के लिए कुछ समय में नजर आने चाहिए। सर, परिणाम नजर आ तो गए। पिछले हफ्ते आप देखिए ना, वहां की जो आर्मी है उसने सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये जो अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी है, इसको टारगेट किया। इनके ठिकानों पर रखीन प्रोजेक्ट, जो प्रोविंस आप बता रहे हैं, वहां पर हमले हुए। तो इसका मतलब कार्रवाई शुरू हो गई। और अराकान आर्मी तो प्रो इंडिया है, लेकिन अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी तो प्रो इंडिया नहीं है ना। वहां के तो जितने रोहिंग्या, उन्हीं को तो भारत में भेजा जा रहा है। और सर, ये जो म्यांमार का इलाका है, हमें याद रखना चाहिए कि वो जो सीआईए का एजेंट था मैथ्यूज वेंडाइक, वो भी तो यहीं पे डेरा डाले हुए था। वो भी तो इन्हीं लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था द्रोण की, जब उसको एनआईए ने गिरफ्तार किया था। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह, वो इसीलिए मैंने वो अमेरिका वाला जो एंगल है वो मैंने लाने का प्रयास किया। ये निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र को एक 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 बॉडी के तौर पे देखने का प्रयास किया जा रहा है। और इस पूरे क्षेत्र को, जिसमें कुछ म्यांमार के हिस्से हैं, कुछ भारत के हिस्से हैं, कुछ बांग्लादेश का हिस्सा है, उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से अस्थिर करके और वहां पर सिचुएशन क्रिएट करने का पूरा प्रयास है अमेरिकन डीप स्टेट का। और ये चाहते हैं, देखिए, अमेरिका को चाइनीज प्रेजेंस को भी काउंटर करना है। इसी वजह से, अगर आपको याद हो, तो वो एक आइलैंड मांग रहे थे बांग्लादेश की उस समय की प्रधानमंत्री थे, सेंट मार्टिन। तो उस आइलैंड की, सेंट मार्टिन की भी यही उपयोगिता है, क्योंकि आप देखिए, जो कोको आइलैंड था, जो कि राइटफुली
हमारा होना चाहिए था। अब फिर मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूँगा किसकी मूर्खता की वजह से या किसकी गलती की वजह से वो म्यांमार में चला गया और आज वहाँ पर चाइना ने अपनी आँख और कान ल ये हमारे नॉर्थ लैंडफॉल आइलैंड जो नॉर्थ में अंडमान निकोबार का है, उससे मात्र 45 नंगी आँख से आप देख सकते हैं, इतना नज़दीक है। तो वहाँ पर उन्होंने तो वो जो चाइना की प्रेज़ेंस वहाँ पर बढ़ रही है, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के मार्फत चाइना ने वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। फिर हम्बन टोटा हो गया, जिबूती हो गया, ग्वादार हो गया, अब बांग्लादेश में, म्यांमार में, हर जगह। तो वो जो चीज़ नज़र आ रही है अमेरिका को, उसको भी काउंटर करने के लिए अमेरिका को अपनी वहाँ पर चीज़ को खुद को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत उनको नज़र आ रहा था और एक वजह वो भी है कि अमेरिका वहाँ पर इतना ज़बरदस्त इंटरेस्ट दिखा रहा है। सर वो जो एक कॉरिडोर है जो चाइना म्यांमार से होकर निकालना चाहता है, आपको याद होगा कि ये जो राष्ट्रपति उनके नए नवेले जो बने म्यांमार के, वो चाइना गए थे, उन्होंने वहां पर साइन नहीं किया था, हालांकि बांग्लादेश का प्रधानमंत्री वहां जाकर साइन करके आया है। और जिस तरह से म्यांमार की आर्मी ने अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी को टारगेट किया है, जिसको सीआईए और आईएसआई सपोर्ट करता है, फंड करता है, उससे तो बहुत स्ट्रांग मैसेज चला गया होगा चाइना को भी और अमेरिका को भी कि भारत के एनएसए से मुलाकात के बाद, प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद वहां की आर्मी जो है वो इस तरह का एक्शन ले रही है इस रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के खिलाफ। तो सर वही स्ट्रॉन्ग मैसेज तो गया होगा ना इनको भी। बिल्कुल निश्चित रूप से ये स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है और ये देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। बांग्लादेश ये जितना भी जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी है, उसमें और जो डेट ट्रैप में देशों को फंसा करके फिर उनसे लाभ उठाते हैं। ये चाइना चाइना किसी का दोस्त नहीं है अंजू, ये पता होना चाहिए। चाइना का सिर्फ अपना एजेंडा है और उसको किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान कहता है कि चाइना हमारा दोस्त है, कोई बांग्लादेश, किसी का दोस्त नहीं है। चाइना सिर्फ अपना दोस्त है और वो अपना लाभ देखता है। तो जो पिछली जो सरकार थी शेख हसीना की, उनको वो इस चीज को समझ चुके थे और आप देखेंगे कि उन्होंने चाइना से दूर होने की कोशिश करी थी और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इतना ज्यादा बीआरआई के खाते से वो घुस रहे थे, उसको कहीं ना कहीं चेक करने का उन्होंने प्रयास किया था। वो अब जो सरकार बनी है, उनकी समस्या क्या है? देखिए, उनकी समस्या है पैसा। दूसरी समस्या उनकी है आईएसआई का बढ़ता कंट्रोल। तीसरी चीज है कि चीन ने उनको ट्रैप करा है और वही ट्रैप दोबारा लगा रहे हैं, जिससे कि पूरा प्रयास करके बांग्लादेश बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा था और वही का वही हो रहा है। पोर्ट से दे रहे हैं उनको और शायद लायल मुनीर हाट में भी और शायद तीस्ता प्रोजेक्ट में भी हर जगह वो चीन की प्रेजेंस बढ़ रही है, क्योंकि उनको अभी अपना इंटरेस्ट उतना समझ में नहीं आ रहा जितना कि चीन का पैसा नजर आ रहा है और वो चीन उनको पैसे देगा, फिर उनको उसी डेट ट्रैप में फंसाएगा और बांग्लादेश का भी वही हाल होगा जो श्रीलंका का हुआ या किसी और देश का या बहुत सारे अफ्रीकी देशों का चीन ने किया है। सर म्यांमार की भारत के साथ जो नजदीकी बढ़ रही है, वो तो अमेरिका को भी रास नहीं आ रही होगी ना, क्योंकि वो भी तो चाह रहे थे ना यहाँ पर एक अलग देश जैसा बना दिया जाए, ग्रेटर बांग्लादेश, जिसमें कि भारत का बंगाल भी शामिल हो। यही करने के लिए तो सीआईए के एजेंट पहले बांग्लादेश पहुंचे हुए थे, जो 17 के या 18 मारे गए थे, अननोन गनमैन ने उनको उड़ा दिया था। तो इसी के लिए तो पूरा का पूरा खेल ये वेंडाइक भी कर रहा था। लेकिन अब वो एनआईए के कब्जे में, रोज नए राज उगल रहा है। आप देखो उसकी कैसी हालत है, कैसी तस्वीरें आ रही, चल भी नहीं पा रहा है, व्हील चेयर पर चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल सही बात है और ये जो इंटरेस्ट उनका है वो बिल्कुल उसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। पूरी तरह से वहाँ पर वो उनका इंटरेस्ट है और पूरी तरह से ये जो तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, उसमें भी पूरा 100% हाथ उनका है। जो उन्होंने नोबेल प्राइज़ विजेता यूनुस को लाकर के यहाँ बैठाया था, वो यूनुस 40 साल से मेरे ख्याल से पता नहीं कितने सालों से बांग्लादेश में था ही नहीं। अब बाहर से एक व्यक्ति को उठा करके ला करके वो तमाम चीज़ें इसलिए की गई थी कि जो एक तो चीन के डिजाइन्स को चेक करने का प्रयास किया और दूसरा अपना जो उनका लार्जर इंटरेस्ट है, मैंने थोड़ी देर पहले बताने का प्रयास किया था कि वो कई सारे हिस्से जिसमें म्यांमार के हिस्से भी शामिल हैं, भारत के हिस्से शामिल हैं, बांग्लादेश के हिस्से शामिल हैं, उन सबको कंसोलिडेट करने का अमेरिका प्रयास कर रहा है और दो क्लियर कट उनके उद्देश्य हैं। और एक और उनका इवेंचुअल उद्देश्य है, वो ये है कि वो भी इस बात को समझते हैं कि आने वाले समय में भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरेगा, इसलिए उनको उसको चेक, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अभी से उन्होंने एक तो ये प्रयास करते हैं कि भारत
प्रगति कर ना सके, चाहे भारत के पड़ोस में डिस्टर्बेंस करवा के या भारत के अंदर डिस्टर्बेंस करवा के, वो पूरा का पूरा खेल चल रहा है सोरोस साहब का और उनके जो लोग यहाँ पर प्यादे भारतवर्ष में हैं। और दूसरा ये गेम है कि वो वहां पर इस जगह पर अपना प्रभुत्व जमा करके और दोनों को इवेंचुअली बैलेंस करने की कोशिश कर ले। ये चल रहा है, कहाँ तक सफल होगा हम भी इस चीज को देख रहे हैं। जब मैं और आप समझ सकते हैं तो हमारे जो रणनीतिकार हैं उनको भी ये दिखाई दे रहा होगा, और यही वजह है कि हमारे म्यांमार से संबंध सुधर रहे हैं, और भी और कई लोगों से हम और आगे हमारी बातचीत हो रही है। अब देखिए इंडोनेशिया गए हैं और इंडोनेशिया में कैसा जबरदस्त उनको वो मिला है, और ये बहुत ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान को हुई है इससे कि हमारी ब्रह्मोस जो है वो वहां पर दी जाएगी। ये बहुत बड़े बड़े जो हमारे हमने प्रयास किए हैं पिछले खास करके 2-3 महीने में, चाहे वो यूएई हो या वो नॉर्डिक कंट्रीज हो या इंडोनेशिया हो या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो, ये तमाम चीजें जो हैं वो भारत की एक सशक्त कूटनीति और बहुत सशक्त विदेश नीति का द्योतक है, और इस चीज से भी बहुत लोगों को परेशानी है। सर, इंडोनेशिया ने तो अपना सर्वोच्च सम्मान भी पीएम मोदी को दिया है, और वहां के राष्ट्रपति ने तो बाकायदा जब स्वागत किया पीएम मोदी का तो कहा कि मैंने अपना डीएनए चेक करवाया था तो मेरा डीएनए तो भारतीय है। बिल्कुल, देखिए आप आज इंडोनेशिया के करेंसी नोट पे गणपति की तस्वीर है। आई होप वी आर अवेयर। इंडोनेशिया की जो उनकी नेशनल एयरलाइंस है उसका नाम गरुड़ है। जो भारत की संस्कृति है, जो एक विशाल भारत की परिकल्पना है, ये पूरा जो दक्षिण पूर्व का इलाका है वो तमाम विशाल भारत है। आप चले जाएं, अभी जो थाईलैंड के साथ जो लड़ाई चल रही थी उस वहां भी मंदिर का इशू था। पूरे वहां पर भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय इतिहास, सनातन की वैल्यूज हैं। इंडोनेशिया में बाली के इलाके में खुद देखा हुआ है कि वहां पर आप देखेंगे किस प्रकार से गीता के पाठ होते हैं, रामायण, ये पूरा का पूरा जो इन्फ्लुएंस है, जो विशाल भारत है, वो पूरा का पूरा ओरिजिनल भारतीय इन्फ्लुएंस वहां पर था। और ये बात इन्होंने नहीं, इससे काफी पहले एक जो इंडोनेशिया के सदर थे या राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा भी था कि हमने अपना धर्म बदला है, अपनी आस्था नहीं बदली है। उन्होंने जब पूछा गया था कि भाई आपके पास मंदिर क्यों है, हिंदू क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है, गरुड़ क्यों है, तब उन्होंने कहा था कि हमने धर्म बदला है लेकिन आस्था नहीं बदली, आस्था वही है। तो मेरा ये मानना है कि भारत इंडोनेशिया के सदियों पुराने संबंध हैं, बहुत हर प्रकार के कल्चरल टाइज हैं, एजुकेशनल टाइज हैं, हर प्रकार की हमारी उनसे वो है। और अब मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर एक आगे इसको इसको ले जाया जाएगा, और पाकिस्तान को लगातार परेशानी होती रहेगी। एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि जब पिछली बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत आए थे, फिर पाकिस्तान का उन्होंने दौरा एक बार प्लान किया था लेकिन वो नहीं किया और वापस चले गए, तब से पाकिस्तान को परेशानी है, और अब और ज्यादा ये सोने में सुहागा हो गया। सर, पाकिस्तान तो चौतरफा घिरता चला जा रहा है ना, अपने घर में उसके क्या हाल हो रखा है, उसको अपने घर की समस्याएं सुलझानी चाहिए। ये ईरान और अमेरिका की लड़ाई या इसराइल की लड़ाई में बिना वजह नहीं कूदना चाहिए मुनीर, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन चलिए फिलहाल हम ये मान सकते हैं कि जो म्यांमार और भारत के रिश्ते एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उस दौरान ये जो हमारे 700-800 बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं जिनको धोखे से वहां ले जाया गया, उनका मुद्दा भी जरूर सुलझेगा। जिस तरीके से म्यांमार की आर्मी ने अब नकेल कसनी शुरू की है, ये जो अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी, इसकी नकेल कसनी शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि इन बच्चों की भी रिहाई का रास्ता बनेगा। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।